जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के क्लास को कवर करने वाले हैं। इसमें हम जो आपके 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी के जो है बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपके डीएलएड के एग्जाम में 60 से लेकर के 70% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलते हैं, और हम गारंटी लेते हैं कि ये क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन 2025 में बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर की डीएलएड की तैयारी कर रहे हों और साथ ही बीटीसी बीएड संबंधी हर एक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है, और साथ ही किसी भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी भी कंप्लीट तैयारी हमारे इस संस्थान में आईडी एग्जाम में करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चंस कह रहा है, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत में जो है भविष्यत काल के प्रयोग के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि लघु उत्तरी की क्लास हमने पहले से ही करवा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें केवल हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी की क्लास को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा इन चारों विकल्पों में से शुद्ध रूप लिखा है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। यही जो है सही लिखा हुआ है, उपर्युक्त। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, संख्यावाची षष्ठवती अंक का वाचक है। तो बताइए दोस्तों, षष्ठवती किस अंक को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 को षष्ठवती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की 69 की, तो 69 को एको सप्तति कहा जाता है, और 96 को तो आप जान चुके हैं षष्ठवती कहा जाता है। 79 की बात करें तो नव सप्ती या एको नसती इसे कहा जाता है, और 66 की बात करें तो इसे षष्ठ षष्ठी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी नोट कर लीजिए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्ता इष्टतम कारक है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कर्ता इष्टतम कारक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ता इष्टतम कारक जो है आपका कर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात इष्टम का मतलब होता है क्रिया को जो है प्राप्त करने वाला कारक कौन सा है, तो वही कर्म कारक जो है क्रिया को प्राप्त करने वाला कारक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र है। तो बताइए दोस्तों, आकाश सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है। तो ये जो है दीर्घ संधि का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो दीर्घ संधि का जो है सूत्र होता है आकाश सवर्णे दीर्घा, अर्थात समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे देखें, रविंद्रा, विद्यालय, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि आपके पेपर में 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं संस्कृत के। क्वेश्चंस करा है, प्रारब्ध मुक्त मजना न पर्यत्यजन्ति श्लोक का अर्थ लिखिए। तो आपको प्रारब्ध मुक्त मंजना न पर्यत्यजन्ति का श्लोक का अर्थ आपसे पूछा है। तो बता दें, इसका अर्थ होता है अच्छे लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उस कार्य में जो है अनेक बाधाएं आने पर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं वो जब किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो उसमें चाहे जितनी भी कठिनाई आए उनको जो है उस कार्य को जो है संपन्न करके ही छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, युष्मत शब्द के
प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। तो आपसे पूछा है कि युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का आपको रूप लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका युष्मत शब्द अर्थात तुम का जो है तृतीय विभक्ति का आपसे पूछा है। तो आप केवल ये वाला लिखेंगे, त्वया युवाभ्याम युवभि, यानी कि त्वयम युवाभ्याम युवभि, ये आपका तृतीय विभक्ति की तीनों वचनें हैं। यहाँ पर हमने पूरा आपको युष्मत शब्द का शब्द रूप दिखा दिया है, मतलब करवा दिया है। आपसे केवल तृतीय का पूछा है तो आप ये वाला लिख देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधेयक का सूत्र लिखिए। तो आपसे यहाँ पर बलि का कर्म संज्ञा विधेयक का सूत्र आपसे पूछा है। तो बता दें, बलि याचते वसुधा नाम में बलि का कर्म संज्ञा विधेयक सूत्र अकथितम चाहे, ठीक है। क्या है दोस्तों? अकिथन चाहे। इस सूत्र में बलि की जो है कर्म संज्ञा हुई और अकथितम जो है चा में 16 द्विकर्म धातु है, ठीक है। कितनी धातुएं हैं? 16 द्विकर्म धातुएं हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए, आपका थोड़ा सा संस्कृत का पेपर टफ आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपसे पूछा है कि श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का जो है संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा श्याम बुद्धिमान लड़का है, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा श्यामा बुद्धिमाना बालका अस्ति। ये जो है इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है पितरों शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि पितरों में जो है कौन सा समास है और इसके समास का नाम लिखना है। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। पितरों में, पितरों का मतलब है माता और पिता दोनों। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे मयूरो तो मयूरी और मयूरा मतलब मोर और मोरनी, ठीक है। और ये जो है इसमें द्वंद्व समास है। अब आइए जान लेते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है। तो जिस समास में उभय पद अर्थात दोनों पद जो है सभी पदों में जो है प्रधान होते हैं, कहने का मतलब दोनों पद इसमें जो है प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर देख लीजिए पितरों में माता और पिता दोनों के दोनों प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपसे पूछा है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बता दें, अक एक जो है प्रत्याहार शब्द है जिसमें 5 प्रकार के वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटाऊ, रीली और ली। ये जो है 5 प्रकार के वर्ण आते हैं अक प्रत्यय में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो आपसे क्वेश्चंस कह रहा है पहला बहुविकल्पी कि छा का उच्चारण स्थान है। तो आपसे पूछा है कि छा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका जो है तालु होता है उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पावक का संधि विच्छेद है। तो आपसे पूछा है कि पावक का संधि विच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पौधन आका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पौधन आका जो है पावक संधि का सही संधि विच्छेद है और इसमें अयादि संधि है, ठीक है दोस्तों। कौन सी संधि है? अयादि संधि है इस पावक में। अब जान लेते हैं कि अयादि संधि क्या होती है। तो जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ पर जो है अयादि संधि होती है। यहाँ पर क्या होता है, ए का जो है आय बन जाता है और ए का आय बन जाता है और ओ का आओ बन जाता है और औ को आओ जो है बन जाता है।
वहाँ पर जो है अयादि संधि होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। तो बताइए दोस्तों, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा तो इसका हो जाएगा नद्ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, नदी शब्द का ये जो है पूरा पूरा रूप है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप नदी शब्द के रूप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एकोनविंशति का तात्पर्य है। ये आपका अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ था संस्कृत के पेपर में। तो बताइए एकोनविंशत का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य जो है 19 से हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 19। ठीक है, एकोनविंशति 19 को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो बता दें इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास जो है प्रतिदिनम में है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों यहाँ से इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पूछा है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत में जो है कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 है। कितनी होती है, इसमें जो है कारकों की संख्या 6 होती है। अर्थात कौन कौन से, कर्ता, पहला होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यही जो है 6 प्रकार के जो है संस्कृत भाषा में कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है अस्मत् सर्वनाम शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के जो है रूप लिखना है। तो आपसे अस्मत् शब्द के सर्वनाम शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का लिखना है। तो प्रथमा विभक्ति का अहम, अवाम, वयाभ्यम ये हो जाएगा तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, आपको केवल एग्जाम में इतना ही लिखना है प्रथमा वाले का। ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है तो पूरा आपको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है त्यज्यानाम न धैर्य विरोपस्पति काले श्लोक काल का अर्थ लिखिए। तो आपसे त्यज्यानाम न धैर्य विरोपस् का अर्थ आपसे पूछा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यही इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दिए गए श्लोक का कि संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, यही जो है इस श्लोक का सही अर्थ हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है कह रहा है कि अनुगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आपसे पूछा है अनुगमनम में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है। तो बता दें उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो अनुगमनम में जो है अनु उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है और इसमें धातु अगर पूछे तो गम धातु का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा कौन सा उपसर्ग, अनु उपसर्ग और गम धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि धातु में कौन सा प्रत्यय है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। तो बता दें धातु में जो है दा धातु है और तुमनम प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, तुमनन प्रत्यय लगा हुआ है और दा धातु है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रोहितम में कौन सा समास है। तो आपसे पूछा है कि रोहितम में कौन सा समास है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, कौन सा तत्पुरुष समास है।
रोहितम में। और बता दें तत्पुरुष समास होता क्या है, जिस समास में जो है उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है रोहित मतलब उत्तर पद रोहित है, तो रोहित उत्तर पद जो है इसमें प्रधान है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और इसके अन्य उदाहरण देख लें, राजपुरुषा, राजा का पुरुष, देव पूजा, देवस्य पूजा, ठीक है, मरात सृजस, ये सभी जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 16 और 17 का क्वेश्चन पेपर, यानी बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरी हमने 16 और 17 के कवर कर लिया। ये आपका 2018 का है। तो क्वेश्चन से जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपसे पूछा है कि जा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बता दें जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो आजीवनम समस्त पद में कौन सा समास है, अर्थात कहने का मतलब आजीवनम शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास प्रयुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बता दें अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक सही तरीका, वे शब्द जिनमें छोटा आ, प्रति, पर ये शब्द आते हैं तो वो जो है अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि शुरुआत में ये शब्द जब आते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अब इसकी किताबी भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का पूर्व प्रधान होता है उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें जो है पूर्व पद प्रधान है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास आजीवन शब्द में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा आगच्छत रूप है, तो बताइए दोस्तों आगच्छत शब्द किस का रूप है और इसमें जो है कौन से लकार का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है प्रथमा पुरुष का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम शब्द है, तो बताइए इन चारों विकल्पों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, पुस्तकम, आरण्यम, सर्वेषु या अश्वम, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेषु जो है इन चारों विकल्पों में से सर्वनाम शब्द है। और बाकी आपके सभी संज्ञा शब्द हैं। पुस्तकम आपका संज्ञा शब्द है, अरण्यम ये भी आपका संज्ञा शब्द है, और अश्वम मतलब घोड़ा ये भी आपका संज्ञा शब्द है, जबकि सर्वेषु आपका सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो बताइए दोस्तों इसमें नद्या शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का नद्या में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों आप नदी का जो है धातु रूप पढ़ करके जाइएगा, पूछ सकता है क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं नदी का जो है पूरा धातु रूप, ये जो है तृतीय तक है और इसके आगे जो है दूसरी स्लाइड पर मिलेगा आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका इधर दिया हुआ है नदी शब्द का धातु रूप, चतुर्थी से यहाँ पर दिया हुआ है, और देख लीजिए आपका नद्या जो है षष्ठी विभक्ति का है। ठीक है, ये आपका षष्ठी और पंचम पश्चिमी दोनों में जो है प्रयोग हुआ है नद्या शब्द, लेकिन विकल्प में आपका षष्ठी दिया था तो आप षष्ठी लगाएंगे, अगर पंचमी दिया होता तो पंचमी लगाते। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, पंचमी और षष्ठी। चलिए बढ़ते हैं इसके अतिलघु उत्तरी क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन से कह रहा है कि दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, तो आपसे दीर्घ संधि का सूत्र पूछा है।
ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी संधियों के सूत्र जरूर पढ़ करके अच्छे से जाइएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरी में आपसे पूछेगा जरूर। तो बता दें, दीर्घ संधि का जो है सूत्र अका सवर्ण दीर्घा होता है। तो देख लीजिए, ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र होता है। और बता दें, दीर्घ संधि वहाँ पर होती है जहाँ पर समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे जो है दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे रविंद्रा, विद्यालय, ये जो है दीर्घ संधि के उदाहरण है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सा, साकम, समम, सर्धम शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, सा, साकम, समम, सर्धम शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सा, साकम, समम, सर्धम आदि के सहायक से जो है योग से जो बनता है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे पुत्रेण सह आगत पिता, यानी पुत्र के साथ पिता आया, जो है ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा देख लीजिए, रामा जनाक्या साकम गच्छति, यहाँ पर देख लीजिए गच्छति आया है, तो ये आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साकम के साथ कौन सा गच्छति आया है, और यहाँ पर साह के साथ जो है आगता आया है, तो ये भी आपका तृतीय विभक्ति है। तो कहने का मतलब साह, साकम, समम, सर्धम शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि न्यायात पथा प्रविलंति पदम न धीरा, श्लोक का अर्थ लिखिए। तो आपसे पूछा है कि न्यायत पथा प्रवचलंती पदम न धीरा, श्लोक का आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, धैर्यवान पुरुष न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात धैर्यवान पुरुष किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात पीछे नहीं हटते हैं। ये भी आपका अभी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया था श्लोक, तो नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि आपके जो है डीएलएड में जो है 60 से लेकर के 70% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि 21 को जो है संस्कृत में क्या लिखा जाता है, तो एका विंशति लिखा जाता है। तो देख लीजिए, एका विंशति संस्कृत में जो है 21 को लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। तो बताइए दोस्तों, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है द्विगु समास प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब द्विगु समास वहाँ पर होता है जिसका पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है, अर्थात नंबर होता है, उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अब किताबी भाषा इसकी देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का मतलब वही जो हमने बताया कि ऐसा समास जिसमें जो है पहला पद जो है संख्यावाची होता है, अर्थात नंबर वाला होता है, उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सप्ताध्यायी में मतलब सप्त का मतलब 7 जो है, तो नंबर आपका कौन सा प्रयोग किया गया, 7 किया गया, तो संख्यावाचक हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अस्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो आपसे अस्मत् अर्थात मैं शब्द का जो है द्वितीय विभक्ति का वचन जो है तीनों विभक्तियों में पूछा है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर आपका षष्ठी में पूछा था, यहाँ पर आपका द्वितीय में पूछा है। तो अस्मत् शब्द का धातु रूप और नदी शब्द का धातु रूप आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बता दें आपसे यहाँ पर इस सेट में द्वितीय विभक्ति का पूछा है, तो आपका मम, अवाम, अस्मान ये हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये दूसरा वाला ही आपको केवल केवल एग्जाम में लिखना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है। आपसे द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का पूछा था, तो आप इसका ही केवल केवल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका जो है पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो आया था, कह रहा है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो आपसे पूछा है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत भाषा में महेश्वर सूत्रों की संख्या जो है 14 होती है, जो कि भगवान शिव के डमरू से इनका वाचन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावका में संधि है। तो आपसे पूछा है कि पावका में संधि कौन सी है। तो इसमें जो है अयादि संधि है, ये भी आपका पूछ चुका है क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो बताइए दोस्तों, सा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रयश्चरितशतम् शब्द का अर्थ है। तो आपसे पूछा है कि त्रयश्चरितशत शब्द का जो है अर्थ आपसे पूछा है। तो इसका जो है अर्थ जो है 43 होता है, यानी 43 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचवटी में समास है। तो आपसे पूछा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि जिस शब्द का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पंचवटी मतलब 5 शब्द को पहले दर्शा रहा है, तो इसलिए इसका पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, नंबर है। तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अन्य उदाहरण में देखें, त्रिलोकी, त्रिलोकी में तीसरा शब्द आ रहा है, तो ये भी आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है रामाया गा ददाती में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है। रामाया गा ददाती में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। और बता दें, संप्रदान कारक का प्रयोग वहाँ पर होता है जब कर्ता जो है दान कर्म के द्वारा किसी को कुछ देता है, तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राम जो है देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक का प्रयोग हमेशा हमेशा देने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गुरु के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो आपसे गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप पूछा है। तो देख लीजिए, गुरु के सप्तमी विभक्ति का तीनों वचनों का आपका हो जाएगा गुरु, गुरुवे, गुरुस। ये जो है इसका सप्तमी विभक्ति का तीनों वचनों में का रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका केवल केवल सप्तमी का पूछा था, तो हमने इसको जो है सेट कर दिया है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है नायिका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो नायिका में जो है अयादि संधि है। ठीक है, क्या है, अयादि संधि जो है नायिका में है। और अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका जो है संधि विच्छेद में क्या होता है कि ए ऐ ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ए का जो है ऐ बन जाता है और ओ का जो है
औ बन जाता है और औ का जो है आओ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गम धातु में कृत्वा प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए। तो आपको गम धातु में जो है कृत्या प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना है। तो इसका जो है गम धातु में कृत्या प्रत्यय लगा करके जब रूप बनाएंगे, शब्द बनाएंगे तो गत्वा हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जाकर। और बता दें कृत्या प्रत्यय क्या होता है, जब कर्ता के द्वारा जो है एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया जो है शुरू कर दी जाती है या जोड़ दी जाती है, तो समाप्ति की क्रिया में जो है कृत्या प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कृत्या प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी प्रारंभ होने वाली होती है, तो वहाँ पर कृत्या प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, गम का आपसे पूछा है कि गम धातु में कृत्या प्रत्यय लगाना है, तो गम में कृत्या प्रत्यय जब लगाएंगे तो गत्वा बन जाएगा और जिसका अर्थ होता है गा जाकर। और अगर कृत्या प्रत्यय की अन्य की बात करें, हंस में जो है कृत्या प्रत्यय लगा देंगे तो हंसित्वा हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हंस करके। ठीक है, तो दोनों के दोनों नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि अक प्रत्ययहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बता दें अक प्रत्ययहार के अंतर्गत जो है 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिली और ली जो है ये शब्द आते हैं। ये भी आपका रिपीटेड है, 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था प्रश्न। और इसके दीर्घ वर्ण भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, रिली, ये भी जो है इन्हीं का बोध कराते हैं अक प्रत्यय का। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। तो गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगा करके आपको शब्द बनाने हैं। तो जैसे गम में का अर्थ होता है जाना, और इसमें जो है कोई भी 2 उपसर्ग लगा करके, तो यहाँ पर अंग उपसर्ग लगा देंगे तो गम का जो है आगच्छति हो जाएगा। और गम में जो है अनु उपसर्ग लगा देंगे तो अनुगच्छति हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ये नहीं कहा है कि कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगाना है, यहाँ पर बोला है कि आप कोई सा भी उपसर्ग लगा करके कोई शब्द बनाइए। तो हमने 2 उपसर्ग, पहला आपका अंग उपसर्ग और दूसरा अनु उपसर्ग लगा करके 2 शब्द बनाए हैं। देख लीजिए, इन्हें दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आगच्छति और दूसरा है अनुगच्छति। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर पे। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 2019 से 2021 में क्यों, क्योंकि आपका 2020 में कोरोना काल था और उस टाइम जो है आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ था, सबको प्रमोट कर दिया गया था। तो 2020 में आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ था, ये आपका 2021 का पेपर है। तो जिसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था टा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आधा टा वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। तो इसका जो है मूर्धा होता है, अर्थात मुंह से जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बता दें मूर्धा के अंतर्गत छोटी ऋषि, बड़ी ऋषि और टू वर्ग के जो अर्थात टा वर्ग का जितने भी शब्द होते हैं सभी के सभी मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, तो आप सभी जो है व्यंजनों के उच्चारण स्थान जो है याद करके जाइएगा। ठीक है, कावर्ण के, चावर्ण के, टावर्ण के, तावर्ण के, पावर्ण के, सभी के जो है उच्चारण स्थान एक बार अच्छे से देख करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ है कि आपके उच्चारण स्थान से प्रश्न ना आया हो। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में संधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो आपको सभी को पता होगा कि विद्यालय या में जो है दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलया,
जिसे आप विद्यालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पठामी रूप है, तो पठामी जो है किसका रूप है? तो ये जो है उत्तम पुरुष का रूप है पठामी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है पठ धातु का लट लकार का रूप होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अब इसका धातु रूप। तो ये आपका धातु रूप है जिसमें जो है पठति पठता पठंती, पठचि पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ये जो है लट लकार का पठ धातु का रूप होता है तीनों वचनों में, और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि राजपुरुष शब्द में समास है। तो आपसे पूछा है कि राजपुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। तो हमने पहले ही बताया है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, राजपुत्र का मतलब होता है कि राजा का पुत्र। ठीक है, अगर इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो रामसरति, अनर्थ, राजापुत्र, राजपुरुषा, ये सभी जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो बताइए दोस्तों, बालकेन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बालकेन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति प्रथमा का जो है प्रयोग किया गया है एक वचन में। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं बालक का जो है धातु रूप क्या है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बालक का धातु रूप है। ठीक है, और इसका जो है बालकेन का आपसे पूछा था, तो तृतीय के एक वचन का जो है प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति एक वचन का। ठीक है, यही आपसे पूछा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो क्वेश्चन कह रहा है यण संधि का सूत्र लिखिए। तो आपसे यण संधि का सूत्र पूछा है। आप सभी संधियों के सूत्र भी एक पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, ये आपका यण संधि का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें यण संधि का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इक प्रत्यय, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान में अण प्रत्यय अर्थात या, रा, ला, वा हो जाता है। जैसे अभी उदया में जो है क्या हो गया? अभुदय हो जाएगा। मात्र आज्ञार्थ का जो है मात्राज्ञा हो जाएगा। और सुधन आगतम का स्वागतम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा आ, छोटा ऊ और रीली, जैसे यहाँ पर छोटा सू में जो है छोटा सू जो है मिल करके क्या बन गया है? आपका वा बन गया है। तो इसी प्रकार इनका जो है री जो है क्या बन गया है? यहाँ पर त्रा बन गया है। तो इसी तरह इनका जो है यहाँ पर छोटी ई क्या बन गया है? छोटा ऊ बन गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका जो है चेंज हो जाता है। और यण संधि का सूत्र इको यणचि होता है। नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी पीछे वाले ही क्वेश्चन पेपर में आया था कि संप्रदान कारक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बता दें, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है और जिसे कुछ ना कुछ देता है या दान करता है, वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और यह हमेशा हमेशा चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा चौथे स्थान में आया। पहला आपका कर्ता ने मतलब, और दूसरा आपका कर्म को, तीसरा आपका करण से, और चौथा जो है संप्रदान के लिए। तो चौथे में नंबर पे आता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा, अपादान से अलगाव, अधिकरण में पय पर, ये जो है 8 प्रकार के संस्कृत में कारक होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि कारक जो है संस्कृत में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है विद्यादाता विनियम
श्लोकाय का अर्थ लिखिए। तो आपसे पूछा है कि विद्या ददाति विनयम, श्लोक का अर्थ क्या है। तो बता दें, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, अर्थात जैसे फल आने पर पेड़ झुक जाता है, वैसे ही विद्या प्राप्त करने पर हमें अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही इसका शुद्ध अर्थ हो जाएगा इस श्लोक का। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 11 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 11 संख्या को आपको संस्कृत में लिखने को बोला है। तो बता दें, 11 संस्कृत को एकादशा लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? एकादशा लिखा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो आपसे पूछा है दोस्तों, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो इसमें जो है पहले ही हमने बताया है कि अगर किसी का भी पूर्व पद अर्थात पहला पद जो है संख्यावाची हो जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर त्रि का मतलब 3 शब्द आया है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगर कोई भी संख्यावाची शब्द आए तो आप आंख मूंद करके द्विगु समास लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। और जैसे इसके अन्य उदाहरण है, त्रिलोकी मतलब 3, यहाँ पर त्रिभुवन में भी 3 आया है। तो ये सभी के सभी द्विगु समास के उदाहरण है। त्रिलोकी का मतलब होता है तीनों लोकों का समूह, और त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भवन का समूह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, पंचवटी। इसमें 5 वटों का समूह अर्थात 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, इसमें भी संख्यावाची शब्द 5 का प्रयोग किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, युष्मत शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का जो है रूप लिखना है। तो आपको बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, युष्मत और अहम का। ठीक है, तो इनके जो है युष्मत और अहम को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपसे युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का पूछा है। तो त्वम, युवाम, युवम, ये जो है इसका प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। आप केवल ये वाला लिखिएगा, पूरा मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर जिनको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि यहाँ से आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं जिनको हमने पहले ही अलग क्लास में करवा दिया है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर पे, देख सकते हैं ये आपका 2022 का तृतीय सेमेस्टर संस्कृत का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए अब इसके सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। तो इसका जो है पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न आया था वो है, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में आया है कि संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो बता दें, महेश्वर सूत्रों की संख्या जो 14 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी को। जो लोग इस क्लास को कंप्लीट देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका संस्कृत का नहीं छूटेगा। और बता दें, ये जो है 14 महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू के वादन से इनका जो है उच्चारण किया गया है, अर्थात वहाँ से ये सभी महेश्वर सूत्र 14 के 14 भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टा का उच्चारण स्थान है। अभी ये भी आपका रिपीटेड है। तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान आप सभी को पता होगा कि कहाँ से होता है, मूर्धा से इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, बालक, नदी, विद्यालय या एतत्। तो इनमें से एतत् शब्द जो है ये आपका नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बालक, नदी, विद्यालय ये सभी के सभी नपुंसक लिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला है रमेशा में कौन सी संधि है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सी संधि है। तो बता दें रमेशा में जो है गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें गुण संधि का प्रयोग कहाँ पर होता है, जब आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो वहाँ पर ए या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ और लीली के बाद जो है आर बनता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है हमेशा हमेशा गुण संधि होती है। गुण संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। उपेंद्रा, जैसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उप प्लस इंद्रा। हित उपदेशा, हितो उपदेशा बनेगा। देव प्लस ऋषि, तो देव ऋषि हो जाएगा। रमा धन ईसा, रमेशा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रमेशा का पूछा था, इसका अगर संधि विच्छेद पूछता है तो रमा धन ईसा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजपुरुष में समास है, तो राजपुरुष में आप सभी को पता होगा कि तत्पुरुष समास है। कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि हर ईयर में पूछा है, ये कम से कम 5 ईयर में तो ये पूछ ही चुका है क्वेश्चंस। तो तत्पुरुष समास है। इसके जो है अन्य उदाहरण की अगर बात करें, अनर्थ का हो जाएगा अनर्था। राजपुत्रा का मतलब राज्ञा पुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजपुरुषा मतलब राज्ञा पुरुषा। ये जो है इसके अन्य उदाहरण हैं तत्पुरुष समास के। और इस प्रश्न का आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपुरुषा में तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसके अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ संधि के सूत्र लिख करके स्पष्ट कीजिए। तो आपसे दीर्घ संधि का सूत्र उदाहरण सहित है पूछा है। जब आपका क्वेश्चन आ जाए लिख करके स्पष्ट कीजिए, तो आप समझ जाइए कि आपको उदाहरण भी देना है, केवल सूत्र नहीं लिखना है। तो बता दें दीर्घ संधि का जो है सूत्र होता है आकाश सवर्ण दीर्घा। कई बार ये 2-3 बार तो रिपीट हो ही चुका है ये क्वेश्चन। तो दीर्घ संधि का सूत्र आकाश सवर्ण दीर्घा होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें जो है परामर्शद, विद्यालय, देवालय, ये जो है दीर्घ संधि के सभी उदाहरण हैं। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। देखो दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नदी का धातु रूप आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपसे नदी शब्द के प्रथमा का जो है धातु रूप तीनों वचनों में पूछा है। तो इसका हो जाएगा नदी, नद्यो, नद्या। ये जो है प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का नदी का धातु रूप हो जाएगा। और जिनको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लीजिए, ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 19 को संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 19 को संख्यावाची में क्या कहते हैं। बहुविकल्पी में आया था, याद करिए, अभी कुछ ही समय पहले हमने करवाया था। तो 19 को जो है संस्कृत में नवदशा या एको नवशती लिखते हैं। ये वाला जो है एको नवशती आपका जो है बहुविकल्पी में आया था। तो नवदशा या एको नवशती लिखते हैं 19 को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि नमा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो आपसे पूछा है कि नमा के अर्थ में जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें नमा के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए कौन सी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए गणेशाय नमः। तो यहाँ पर गणेश को नमस्कार करना, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तुयम स्वस्ति, तो मतलब तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और नमा, अस्तित्व, स्वाहा, आलम, वष्टम, ये शब्द सभी के सभी चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होते हैं। इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, पूछ सकता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पठ धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। आपसे पठ धातु के प्रथम पुरुष का जो है रूप लिखना है। तो
देख लीजिए, इसका जो है प्रथम पुरुष यानी पठ धातु का लोट लकार, प्रथम पुरुष का मतलब होता है लोट लकार में जो है आपका तीनों वचनों में आपका रूप पूछा है। तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा, ये आपका धातु रूप हो जाएगा पठ धातु का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से चौमासा में कौन सा समास है? तो बताइए दोस्तों, चौमासा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी भैया संख्यावाचक शब्द आ गया, चौ का मतलब चार, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, कई बार हमने बता चुका है। तो जैसे इसके अनुदाहरण पंचवटी, त्रिलोकी, त्रिभुवन, ये सभी के सभी क्या हैं? द्विगु समास के उदाहरण हैं। और यहाँ पर चौमासा में चार मासों का समूह मतलब 4 माह का समूह, ये जो है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2023 के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। अब इसके बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन सब है 2023 का जो पहला बहुविकल्पी आया था, कह रहा कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछा है कि स्वरों को जो है उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब उच्चारण स्थान के द्वारा जो है आपसे स्वरों की संख्या पूछा है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों की संख्या 3 प्रकार से होती है। संस्कृत में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, जान लेते हैं। पहला आपका ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर होता है, तीसरा आपका प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर जिसे आप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जो है 3 प्रकार के उच्चारण स्थान के प्रकार स्वरों के होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि इनमें से जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो बता दें जा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालु है, मतलब चा वर्ग के जितने भी शब्द होते हैं यानी वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा, ये सभी के सभी इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला है पावका में संधि है। तो आप सभी को पता होगा कि पावका में कौन सी संधि है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। तो बता दें पावका में जो है अयादि संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 4 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है अभावा धातु पुरुष में पुरुष एवं वचन है। तो आपसे पूछा है कि अभावा धातु रूप में कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रया उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। तो ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें उत्तर पद जो है हमेशा हमेशा प्रधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास में जो है हमेशा हमेशा उत्तर पद जो है प्रधान होता है। कई बार ये जो है हमने बताया है 2016 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपरों में। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर आपका बनेगा तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद हमेशा हमेशा प्रधान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अब इसके अतिलघु प्रश्नों को देखते हैं। तो कह रहा है कि अस धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का रूप लिखना है। तो अस धातु का जो है मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का आपसे रूप पूछा है। तो बता दें इसका जो है अस धातु का मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप हो जाएगा असि, स्था, स्थ, ये जो है तीनों वचनों में रूप हो जाएगा। मध्यम पुरुष का आपसे पूछा है, तो ये जिसको हमने साइडेड कर दिया यानी बॉक्स में बंद कर दिया, केवल आपको यही लिखना था। और पूरे का जिसको स्क्रीनशॉट जिनको लेना है
तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उष्ण संज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि इसका पूछने का उष्ण संज्ञक का मतलब होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, उनको बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। वो कौन कौन से होते हैं उनको भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऊष्म व्यंजक क्या कहलाते हैं। तो कहने का मतलब सल उष्णा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म ऊष्मा निकलती है उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ऊष्मा अर्थात गर्म हवा निकलती है उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनके अंतर्गत सा हा ये 4 प्रकार के वर्ण आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, सो उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो आपसे इसका जो है वृद्धि संधि का उदाहरण सहित जो है और सूत्र भी इसका लिखना है, परिभाषा आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र और परिभाषा दोनों और उदाहरण मर्ता तीनों चीज़ें आपसे पूछा है। इसका सूत्र भी पूछा है, परिभाषा भी पूछा है और उदाहरण भी पूछा है, क्योंकि संस्कृत में लिखा है सो उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो आपसे उदाहरण सहित इसका जो है परिभाषा और इसके सूत्र का जो है वर्णन करवा रहा है। तो सबसे पहले वृद्धि संधि का सूत्र जान लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची, ये इसका सूत्र होता है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ और ओ औ वर्ण के आने पर जो है औ हो जाता है, यही जो है इसकी परिभाषा है। उदाहरण देखते हैं, एक एवं तो एकम हो जाएगा, सदा एव तो सदैव हो जाएगा। ये जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 18 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आपसे पूछा है कि 18 से लेकर के 20 तक, कहने का मतलब 18, 19 और 20 ये सभी के सभी शब्दों को जो है आपको संस्कृत में लिखने को बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 18 से 20 तक के जो शब्द हैं अर्थात गिनती है उसको आपको। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमने 16 से लेकर के 20 तक का आपको लिखवा दिया है। ठीक है, 16 का आपका हो जाएगा षोडशा, सप्तम दशा का हो जाएगा 17, 18 का हो जाएगा अष्टदशा, 19 का जो है एको विशति या नवदशा हो जाएगा और 20 का विशति हो जाएगा। सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे 18 से पूछा था लेकिन यहाँ पर हमने 16 से आपको करवा दिया है, हो सकता है 16 से ही पूछ ले। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पीताम्बरा शब्द का विग्रह पुरस्कार समास नाम लिखिए। तो आपसे पीताम्बर शब्द का जो है समास पूछा है और इसका विग्रह भी पूछा है। तो बता दें, पीताम्बरा का समास विग्रह जो है पीताम्बर अंबर अस्य सह है। ठीक है, क्या है इसका समास विग्रह? पीताम्बर अंबर यश सह, यानी कि आपको समास विग्रह संस्कृत में ही लिखना है दोस्तों। आपका संस्कृत का पेपर है, हिंदी में मत लिखिएगा नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम अम्बरम यश सह इसका समास विग्रह है, और जिसका अर्थ होता है कि अंबर जिसका जो है अर्थात श्री कृष्ण, कहने का मतलब पीत है अंबर जिसका, ये जो है इसका हिंदी में समास विग्रह हो जाएगा अर्थात श्री कृष्ण को जो है ये कह रहा है। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है पीताम्बरा में। ठीक है, तो आपसे समास भी पूछा था, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास इसमें प्रयोग किया गया है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अभिता परिता शब्दों के योग में की विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अभिता और परिता शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो इनका जो है अभिता और परिता शब्दों का योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, किसका, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इनका उदाहरण देखें तो विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति, तो ये देख लिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में इसका जो है प्रयोग किया गया है, सन्ति। ठीक है, और अगला उदाहरण देखें, ग्रामम अभिता वनरम अस्ति, तो यहाँ पर भी अस्ति देखिए द्वितीय विभक्ति में अभिता का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दो उदाहरण हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 के। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2024 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो आपसे पूछा है कि संस्कृत भाषा में जो स्वरों को उच्चारित करने में समय लगता है उसके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब उच्चारण के स्थान पर जो है आपको स्वरों की संख्या पूछा है। तो अभी पीछे वाले 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न आया था। तो 3 प्रकार के होते हैं स्वरों की संख्या, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यही जो है 3 प्रकार के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से हा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपसे हा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो बता दें हा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। तो बालक का आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप जो है पूछा है। तो राइट आंसर बनेगा बालकाय। दिए गए विकल्पों में से बालकाय यही जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालक का रूप है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, महेर्यम में संधि है। तो आपको महेश्वरम में जो है संधि बताना है। तो इसमें जो है वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। इसका जो है अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका जो है संधि विच्छेद महाधन आश्चर्य महेश्वरम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, दृश्यम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो आपसे दृश्यम शब्द का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का जो है धातु रूप पूछा है। तो इसका जो है पश्यावह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही दृश्य धातु के लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पश्यावह हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों की ओर। अगला है इसका अतिलघुत्तरी प्रश्न, कह रहा है कि गुण संधि का सूत्र लिखिए। तो आपसे गुण संधि का सूत्र पूछा है। दोस्तों आपका कोई भी ऐसे ईयर नहीं है कि किसी भी संधि का सूत्र ना पूछा हो। तो आप जितनी भी संधियां हैं उन सभी के सूत्रों को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, अर्थात याद करके जाइएगा। तो यहाँ से आपसे गुण संधि का पूछा है। तो गुण संधि का जो है आपको आद गुणा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा इसका सूत्र होता है। और इसका अर्थ जो है हमेशा हमेशा जब आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रीली या ली आता है तो ये जो है बदल करके ए का जो है ऊ का ओ हो जाता है, री का आर होता है और ली का अल हो जाता है। और वहाँ पर जो है गुण संधि का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो रमेशा रमाधन ईसा, इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा। तो ये जो है इसके 2 उदाहरण हैं गुण संधि के। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पितरों में कौन सा समास है, समास विग्रह भी लिखिए। तो आपसे पितरों का जो है समास विग्रह पूछा है और समास का नाम भी पूछा है। तो पितरों में जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास दो है, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है और इसका समास विग्रह हो जाएगा माता चा पिता चा। ये जो है इसका समास विग्रह हो जाएगा। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग किसे कहते हैं।
तो हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर में ही बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो बता दें, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ को बदल देते हैं उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब उस उपसर्ग किसी भी वर्ण के अर्थात शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है हमेशा हमेशा बाद में लगते हैं और उस शब्द का अर्थ भी बदल देते हैं, उसे जो है उपसर्ग या प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अगर उपसर्ग पूछता है तो आप लिखेंगे कि ऐसे शब्दांश जिनके पहले जो है कोई शब्द जोड़ करके नया शब्द जो है बनाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय अगर पूछता है तो ऐसे शब्दांश जिनके बाद में कोई शब्द जोड़ करके जो है नया शब्द बनाते हैं तो उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पिबन एवं गच्छन में कौन सा प्रत्यय है तथा इसका प्रयोग किस लकार के स्थान पर होता है। तो बता दें, पिबन एवं गच्छन में जो है श्रत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों, श्रत प्रत्यय लगा हुआ है। और श्रत एवं सचैन जो है प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल के स्थान पर जो है हमेशा हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से 19, 30 एवं 50 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आपसे 19, 30, 50 को जो है संस्कृत में पूछा है। तो 19 का आप सभी को पता होगा क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है कि एको वनस्पति या एको वनस होता है और 30 का जो है त्रिशत होता है और 50 का पचशत होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यही जो है इनका संस्कृत में संख्यावाचक शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, देवदत्त ग्रामा गच्छति वाक्य को जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो आपसे पूछा है कि देवदत्ता ग्रामा गच्छति वाक्य को कर्मवाच्य में आपको बदलना है। तो इसका जो है देवदत्ता ग्राम गच्छति का कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा देवदत्तान ग्रामीण गयन्ते। यही जो है इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा देवदत्तन ग्रामम गमयन्ते, ये इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 2016 से लेकर के 2024 के सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी संस्कृत के जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी भैया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले सेमेस्टर के लिए आपको हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े। तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।